हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल द रैशनल इकोनॉमिस्ट। कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 बिजनेस स्टडी को और आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 की स्टार्टिंग करेंगे जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। और इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली बैंकिंग सर्विसेज के बारे में डिटेल में समझेंगे। काफी सारे फनी एग्जांपल्स इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। सो वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन साथ के साथ मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ना बिजनेस की बात करें तो किसी भी बिजनेस को ना स्मूथली चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमें कौन प्रोवाइड करता है? बिजनेस की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे मान लो सपोज किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ने गुड्स को प्रोड्यूस किया। अब गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उसको गुड्स को बाद में स्टोर भी करना है। स्टोर क्या कहाँ पे करेगा? स्टोर करेगा वो वेयर हाउस में, तो वेयर हाउस की सर्विसेज यूज करेगा, पहली सर्विस। उसके बाद जिस जगह पे गुड्स बनाए जाते हैं जरूरी नहीं है कि सिर्फ उसी जगह पे गुड्स बिके, मार्केट तो अलग अलग चाहिए ना। तो अलग अलग जगह तक उन गुड्स को पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज चाहिए। फिर बिजनेस का अगर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन करना है तो भाई ग्रोथ एंड एक्सपेंशन कैसे करोगे? पैसा चाहिए। पैसा कहां से मिलेगा? बैंक से मिलेगा, तो बैंकिंग सर्विसेज यूज करनी है। देन हमें बिजनेस के लिए किसी ना किसी से कम्युनिकेट करना है। किसी सप्लायर से कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, किसी कस्टमर से जो है हमें कम्युनिकेट करना पड़ सकता है, या किसी भी बंदे से किसी भी बिजनेस पर्पस के लिए हम जब बातचीत करते हैं तो उसके लिए कम्युनिकेशन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। और कम्युनिकेशन सर्विसेज में आ जाती है इंटरनेट की सर्विसेज, जिसने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंशन करने में हेल्प भी किया। देन बिजनेस में अगर देखा जाए तो रिस्क जो है वो एसोसिएटेड होता ही है। रिस्क इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बिजनेस। रिस्क को अवॉइड तो नहीं कर सकते, बट क्या रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं? यस, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। और उस रिस्क मिनिमाइजेशन के लिए हम इंश्योरेंस सर्विसेज का यूज कर सकते हैं जिससे रिस्क को कम से कम किया जा सके। अब इतना कुछ देखने के बाद हमें एक चीज तो क्लियर हो गई है कि ये जो बिजनेस सर्विसेज है इसका डे टू डे बिजनेस फंक्शनिंग में कितना बड़ा रोल है। इंडियन इकोनॉमी में जो बिजनेस सर्विसेज है वो जीडीपी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है। इवन बहुत ज्यादा लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स ये सर्विसेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए डिटेल में समझना और डिटेल में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। तो अगर हम इनके फीचर्स देखें तो सबसे पहला हमारे पास जो फीचर है वो क्या है? इंटेंजिबल। ये जो बिजनेस सर्विसेज होती है ना तो इनको देखा जा सकता है ना ही इनको टच किया जा सकता है, बट हम इन सर्विसेज को सिर्फ फील कर सकते हैं। अब एक पेशेंट है, मान लो वो डॉक्टर के पास गया, पेशेंट को बुखार था, डॉक्टर को उसने दिखाया, चेक कराया, डॉक्टर कहता भाई आपको बुखार है, ये दवाई लेनी पड़ेगी, राइट? तो ये क्या हो गया? ये एक सर्विस होगी। तो क्या वो पेशेंट उस डॉक्टर की जो प्रोवाइड की हुई सर्विस है उसको टच कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या उसके वर्ड्स को डब्बे में पैक करेगा? डब्बे में पैक करके घर पे ला सकता है? नहीं ला सकता। वी कैन ओनली फील द सर्विस। हम ना उसको टच कर सकते हैं ना हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ही नहीं अवेलेबल। एक टीचर पढ़ा रहा है, क्या टीचर के पढ़ाने को हम देख सकते हैं? भाई हम उनको उसको सिर्फ सुन सकते हैं, उसके जेस्चर्स को देख सकते हैं, राइट? उसकी सर्विसेज को नहीं देख सकते। वी कैन जस्ट फील इट, isn't it? और हमें कैसे पता लगेगा कि उसकी जो क्वालिटी है वो कैसी है? क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ तभी पता लगेगी जब हम उस सर्विस को कंज्यूम करेंगे। बिना कंजम्पशन के उस सर्विसेज की हम उस बिजनेस सर्विस की क्वालिटी को नहीं जज कर सकते। कोई टीचर कैसा पढ़ा रहा है, भाई स्टूडेंट बताएंगे ना कैसा पढ़ा रहा है, क्योंकि जब स्टूडेंट उससे सर्विसेज को कंज्यूम करेंगे तभी वो जज कर सकते हैं। एक डॉक्टर कैसा ट्रीट करता है, उसके पेशेंट बताएंगे यार वो बंदा बहुत अच्छा है, बहुत सही डॉक्टर है। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उस डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर बहुत सही एडवाइस देता है। कोई लॉयर है, वो अपनी सही एडवाइस देगा, तो कैसे पता लगेगा? उससे उसके क्लाइंट से पता लगेगा। बिना सर्विस प्रोवाइड किए हुए, बिना सर्विसेज को कंज्यूम किए हुए हम उस सर्विस की क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकते। नेक्स्ट हमारे पास आता है लैक ऑफ होमोजेनिटी और इनकंसिस्टेंसी। देखो जो बिजनेस सर्विसेज होती है ना वो होमोजीनियस नहीं होती, ये हेट्रोजीनियस होती है। बहुत एक बेसिक सा एग्जांपल है, आपको उससे पता लग जाएगा। सर्विसेज जो हर बार परफॉर्म की जाती है वो परफॉर्म की जाती है एज फार एज द डिमांड एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द कंज्यूमर। हर कंज्यूमर की डिमांड अलग है भाई, हर बंदे की डिमांड अलग है। मार्केट में जाके पता लगता है यार किस तरह से कंज्यूमर्स है वो डिमांड करते हैं। अब सैलून में जाओ, बार्बर के पास, राइट? तो मेरे को अगर जाना है तो मैं क्या कहूंगा? भाई डिसेंट सा हेयर कट कर दे, टीचर हूं। क्योंकि अगर बच्चे मेरे को देखेंगे तो बच्चे कहेंगे सर ने ऐसा हेयर कट कराया हुआ, हम भी क्यों ना हेयर कट करा ले ऐसा। सर को नहीं कोई रोक रहा तो हमें भी क्यों रोकेगा? तो वो डिसेंट नहीं रहेगा।
पर ऐसे ऐसे लोग भी आएंगे जो कहेंगे भाई मेरे को इस तरह का हेयर कट करवाना है, एक बंदा तो कहता है मेरे को पाइनएप्पल बनाना है, पाइनएप्पल स्टाइल करवाना है। तो इस तरह के आपको लोग मिल जाएंगे। वो सर्विस प्रोवाइडर भी बेचारा हैरान हो जाता है कि यार इन कस्टमर्स का डिमांड और इन कस्टमर्स का एक्सपेक्टेशन कैसा होता है। सेम सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उन लोगों को। रेस्टोरेंट में चले जाओ, सेम सर्विस प्रोवाइडर है बट किसी को बर्गर खाना है, किसी को बर्गर खाना है, किसी को पिज्जा खाना है, किसी को मान लो सपोज पास्ता खाना है, नूडल्स खाने हैं, मंचूरियन खाने हैं। हर बंदे का डिमांड अलग है। किसी को मंचूरियन में मिर्च ज्यादा चाहिए, किसी को मिर्च कम चाहिए, किसी को नॉर्मल चाहिए। यू कैन नॉट इमेजिन द एक्सपेक्टेशन लेवल। इन्वेंट्री लॉस, सिंपल। बिजनेस में आपको इन्वेंट्री मेंटेन करनी है। कपड़े की दुकान पे आपको कपड़ा रखना पड़ेगा स्टॉक का, नहीं बिका लॉस है। शूज की दुकान पे आपको शूज रखने पड़ेंगे स्टॉक के, नहीं बिके लॉस है। पर जो सर्विसेज है उसमें ऐसी कोई भी इन्वेंट्री मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सर्विसेज आर कंज्यूम्ड एट द सेम टाइम व्हेन दे आर प्रोड्यूस्ड। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के टाइम पे मेरी जो सर्विसेज है, जो स्टूडेंट्स है, वो उसी टाइम पे कंज्यूम करेंगे। मेरे को इसका इन्वेंट्री मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। मूवी देख रहे, मान लो सयारा मूवी आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है, ठीक है। सयारा मूवी देखने के बाद जो काफी सारे जो बाबू सोना वाले लोग थे उनके इस तरह के सीन्स देखने को मिले। लोग रो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, एक दूसरे को गले में लगा रहे हैं। तो अब इससे क्या हुआ, इससे जो बाबू सोना नहीं करते लोग, जो बहुत ही नॉर्मल से लोग हैं, राइट, वो कहते हैं भाई मेरे को नहीं मूवी देखने जानी। अब मूवी नहीं देखने गए तो डेफिनेटली टिकट का सेल नहीं हुआ। जब टिकट का सेल नहीं हुआ तो सर्विसेज को कंज्यूम नहीं किया गया। सर्विसेज को कंज्यूम नहीं किया गया तो इमीडिएटली देखा जाए तो उस फिल्म का थोड़ा बहुत नुकसान जो है वो देखने को मिला। तो अगर उसी टाइम पे हमने सर्विसेज कंज्यूम कर ली, राइट, अगर नहीं की तो सर्विसेज का क्या हो गया, लॉस हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नॉन ट्रांसफरेबिलिटी और इनसेपरेबिलिटी। जो सर्विसेज है उनको उसके प्रोवाइडर से आप सेपरेट नहीं कर सकते। एक टीचर की सर्विसेज को आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते, एक डॉक्टर सर्विस को आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते, एक ट्रांसपोर्टेशन वाले की सर्विस को आप उससे सेपरेट नहीं कर सकते, बैंकिंग सर्विसेज को उससे सेपरेट नहीं कर सकते, लॉयर के सर्विसेज को उससे सेपरेट नहीं कर सकते। ये सर्विसेज जो होती है वो प्रोड्यूस और कंज्यूम सेम टू सेम जगह पे होती है। टीचर अगर क्लासरूम में पढ़ा रहा है तो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्विसेज का, और स्टूडेंट अगर उसको सुन रहे हैं तो वो कंजम्पशन कर रहे हैं। डॉक्टर अगर मान लो सपोज अपने पेशेंट को क्लिनिक पे ट्रीट कर रहा है तो उसी जगह पे वो प्रोडक्शन भी कर रहा है और उसी जगह पे कंजम्पशन भी किया जा रहा है। कंज्यूमर पार्टिसिपेशन और इन्वॉल्वमेंट। अगर आप किसी भी सर्विस का एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन चाहिए। एयरटेल का नेटवर्क कैसा चलता है तो एयरटेल यूज करने के बाद ही पता लगेगा, हेलो हेलो करोगे तभी पता लगेगा कि एयरटेल सही है नहीं है। जियो का नेटवर्क कैसे पता लगेगा, फोन में सिम डालो पता लग जाएगा। वीआई का नेटवर्क कैसा है, बीएसएनएल का कैसा है। तो विदाउट एक्सपीरियंसिंग द सर्विस आप नहीं बता सकते कि सर्विस की क्वालिटी कैसी है। तो कंज्यूमर का पार्टिसिपेशन मस्ट है। डॉक्टर कैसा ट्रीटमेंट कर रहा है, कंज्यूमर बताएगा। टीचर कैसा पढ़ा रहा है, कंज्यूमर बताएगा। ये वीडियो कैसा है, आप बताओगे, राइट। तो ये कुछ फीचर्स है हमारे। देन डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम गुड्स और सर्विसेज के बारे में डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहला बेसिक डिफरेंस आता है इंटेंजिबिलिटी। जो सर्विसेज है वो इंटेंजिबल नेचर की होती है, इनको ना देखा जा सकता ना ही टच किया जा सकता। वेयरएज जो गुड्स होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, टेंजिबल। जैसे लबूबू डॉल्स है तो ये टेंजिबल नेचर के, इनको देखा भी जा सकता है, टच भी किया जा सकता है, आप भी स्क्रीन पे नहीं कर सकते। इन्वेंट्री, सर्विसेज के केस में देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन एन इन्वेंट्री। भाई टीचर को कौन सी इन्वेंट्री चाहिए, डॉक्टर को कौन सी इन्वेंट्री चाहिए। पर गुड्स के केस में इन्वेंट्री मेंटेन करनी पड़ेगी। कपड़े की दुकान वाले के लिए कपड़े को मेंटेन करना जरूरी है, शूज की दुकान वाले के लिए शूज को मेंटेन करना जरूरी है। इनसेपरेबल, आप सर्विस प्रोवाइडर से सर्विसेज को सेपरेट नहीं कर सकते, पर आप एक गुड्स प्रोवाइडर से गुड्स को सेपरेट कर सकते हो। मेरे को टी शर्ट खरीदनी है, दुकानदार के पास गया, टी शर्ट खरीद ली, टी शर्ट गई उसके हाथ से। पर मेरे पास कोई बच्चा पढ़ने आया, मैंने उसको पढ़ाया, तो मेरे पास से सर्विस तो ना, सर्विस गई है, मेरे से थोड़ा मेरी एजुकेशन को सेपरेट कर लिया उसने। स्टैंडर्डाइजेशन, सर्विसेज को स्टैंडर्डाइज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना मुश्किल है। जैसे रेस की जो फ्रेंचाइजी आई थी, रेस 1 में सैफ, रेस 2 में सैफ, बहुत अच्छी मूवी थी। रेस 3 में क्या हो गया आपको पता ही लग गया। तो आप किस तरह से कहोगे कि सर्विसेज का स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा सकता है। बट गुड्स को स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। गुड्स एक स्टैंडर्ड तरीके से आपको प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको जैसे मान लो कोई पैक्ड फूड है तो उसका टेस्ट आपको सेम देखने को मिलेगा, तो स्टैंडर्ड तरीके से बनाए जा सकते हैं। नेचर,
जो सर्विसेज है वो एक्टिविटी और एक प्रोसेस है। सर्विस कंजम्पशन एक प्रोसेस होता है। टीचर पढ़ा रहा है तो वो एक प्रोसेस है, आप मूवी देख रहे हो वो एक प्रोसेस है, डॉक्टर आपको एडवाइस दे रहा है, ट्रीट कर रहा है, प्रोसेस है। वेयरएज गुड्स क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है, ये प्रोसेस नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। कार, टीवी, मोबाइल फोन एटसेट्रा एटसेट्रा टाइप, ये हेट्रोजीनियस होती है। अब सेम सर्विस प्रोवाइडर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, राइट। सेम बार्बर जो है वो बियर्ड को भी काट सकता है, बियर्ड की अलग अलग स्टाइलिंग कर सकता है, हेयर की अलग अलग स्टाइलिंग कर सकता है, उसकी कलरिंग कर सकता है, ही कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। वेयरएज जो गुड्स है वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। मेरे को लेस का पैकेट चाहिए भाई, नीले रंग वाला पैकेट चाहिए, तो भाई सिंपल, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस नहीं है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, आप सर्विसेज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, सर्विसेज की ओनरशिप नहीं ट्रांसफर की जा सकती। मेरे पास जो ओनरशिप है सर्विस की, क्या मैं ट्रांसफर कर सकता हूं? नहीं, मैं सिर्फ प्रोवाइड कर सकता हूं। क्या गुड्स को ट्रांसफर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। गुड्स की ओनरशिप को आप आसानी से ट्रांसफर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, एक बाइक पर है, आपने बाइक बेचना है अपना, आपकी ओनरशिप से अब दूसरे बंदे की ओनरशिप हो जाएगी, राइट। दीज आर द बेसिक डिफरेंसेस। अब देखते हैं हम कुछ वेरियस कैटेगरीज ऑफ सर्विसेज, जिसमें हमारे पास सबसे पहली सर्विस आती है बैंकिंग सर्विस। अब बैंकिंग सर्विस क्या है? बैंक is a financial institution that accept deposit from the depositor and advances loans to the borrowers. बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो डिपॉजिटर से, मान लो ये डिपॉजिटर है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और बोरोअर, मान लो ये बोरोअर है, इसको लोन देता है। अब स्क्विड गेम का सीजन 1 जीतने के बाद, गेम के बाद बहुत सारा पैसा आ गया, बंदा बड़ा बड़ा खुश था। अब पैसा रखे कहां पे? तो ये भाई पैसा देने चला गया बैंक में, तो ये क्या हो गया? डिपॉजिट हो गया। अब अगर बैंक के पास इतना ज्यादा डिपॉजिट आया तो बैंक भी कुछ ना कुछ इसको इंटरेस्ट जो है वो पे करेगा। लेट्स से वो इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 4% पे कर रहा है। अब फ्रंटमैन को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, इसने एक और सीजन चलाना था स्क्विड गेम का, तो डेफिनेटली इसको पैसा चाहिए, तो ये भी बैंक के पास जाता है, बैंक को कहता है मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक इसको लोन दे देता है इसके पेपर वगैरह देख के। अब जब फ्रंटमैन को लोन मिल गया तो फ्रंटमैन फ्री में तो लोन लेगा नहीं, कितना इंटरेस्ट देगा? मान लो 8% इंटरेस्ट दे रहा है, डिपॉजिट के टाइम पे 4% इंटरेस्ट मिल रहा है, और जब पैसा दे रहे हैं दूसरे बंदे को तो उससे ज्यादा लोन पे इंटरेस्ट जो वो चार्ज कर रहे हैं। करेंगे भाई, प्रॉफिट नहीं कमाना। ये जो 4% का डिफरेंशिएशन है, ये बैंक का स्प्रेड है। बैंक इसी प्रॉफिट से अपनी जो बेसिक फंक्शनिंग करता है, सैलरी देता है, स्टाफ को रेंट पे करता है, बिजली का बिल निकालना, भाई बैंक ने भी बहुत सारे खर्चे करने हैं, जेब से थोड़ा ना देगा, हमसे कमाएगा वो। तो ये है बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंक में अलग अलग तरह के अकाउंट होते हैं। तो माल्या भाई गए एसबीआई में, तो माल्या भाई और एसबीआई का बहुत बड़ा एक प्यार है, तो सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। जब बंदा एक अकाउंट ओपन करता है छोटी छोटी सेविंग्स करके, तो उसको क्या कहते हैं? सेविंग अकाउंट कहते हैं, राइट। अब सेविंग अकाउंट का क्या बेनिफिट है? ये ना एक तरह से डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होता है। डिमांड डिपॉजिट का क्या मतलब है? मतलब ये बंदा कभी भी, माल्या कभी भी अपने पैसे में से, मतलब अपने अकाउंट में से पैसा विड्रॉ कर सकता है, राइट। अगर मान लो सपोज आपने कोई अकाउंट ओपन कराया बैंक में जाके, आपने 10,000 रुपए जमा करा दिए, आपको 2,000 रुपए की रिक्वायरमेंट, आप बैंक में जाओगे, बैंक को कहोगे कि मेरे को 2,000 रुपए चाहिए, तो बैंक आपको 2,000 रुपए कभी भी दे देगा। तो इस तरह से आपको पैसा जो आपका मिल जाएगा। डिपॉजिटर को जब सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है, उसको साथ में एक चेकबुक मिलती है, पासबुक मिलती है और डेबिट कार्ड भी साथ में मिलता है। तो एक किट मिलती है पूरी की पूरी, और उसमें ये सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। वन मोर थिंग अबाउट सेविंग अकाउंट इज, जब भी सेविंग अकाउंट ओपन किया जाता है तो आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। अगर मैं कुछ साल पहले की बात करूं तो कुछ साल पहले 4%, 5%, कुछ बैंक 6% तक भी इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, पर अभी के टाइम पे जो इंटरेस्ट रेट है काफी ज्यादा कम कर दिए गए हैं, तो ये अराउंड 2% के आपको इंटरेस्ट रेट जो है वो मिल जाएगा। ये खुला खाता होता है, आपका पैसा आप कभी भी ऑन डिमांड आप यूटिलाइज कर सकते हो और ब्याज भी मिलेगा साथ में। फिर आता है करंट अकाउंट, दूसरे तरह का जो डिमांड डिपॉजिट है, ये भी आप जब मर्जी चाहो पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, पर करंट अकाउंट आम बंदा नहीं ओपन कराता। करंट अकाउंट ओपन कराते हैं बिजनेसमैन। अब मान लो माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन के लिए एक अकाउंट ओपन कराया, तो ये अकाउंट कौन सा होगा? करंट अकाउंट ओपन होगा। ये कभी भी पैसा उसमें जमा करा सकता है और कभी भी पैसा उसमें से विड्रॉ कर सकता है। पर मैं आपको एक चीज बताऊं, किंगफिशर एयरलाइन बंद हो चुकी है, बस हमने एग्जांपल पर्पस के लिए लिया है। विजय माल्या साहब भाग चुके हैं लंदन में इस टाइम पे, एसबीआई अभी अपना पैसे को रिकवर कर रही है। नाउ विड्रॉल्स आर ऑलवेज मेड बाय चेक। विड्रॉल्स जो होंगे करंट अकाउंट में हमेशा चेक से किए जाएंगे,
ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटीज अवेलेबल। अब ये ओवरड्राफ्ट और क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी क्या है? फॉर एग्जांपल किसी भी बिजनेसमैन को पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो बिजनेसेस में पैसा लगता रहता है। अकाउंट में है जी 10,000 रुपए, बिजनेसमैन को चाहिए 1 लाख रुपया, तो यार ये 10,000 रुपए 1 लाख रुपया फर्क आ गया। बैंक इस टाइम पे आपको एक लिमिट फैसिलिटी देता है जिसको ओडी फैसिलिटी, बैंक ओडी कहते हैं। ओके, बैंक कहता है कोई बात नहीं, आप लाख रुपए हमसे यूज कर दो लेके, पर साथ में आपको ब्याज पे करना पड़ेगा। लेट से 12% का ब्याज आपको पे करना है 1 साल का। जब आप पैसा दे दोगे आपका ब्याज जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा पैसा बैंक से ले सकते हो। सेविंग अकाउंट में जिस तरह से इंटरेस्ट हमें मिलता था, करंट अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 0%। इवन क्या होता है कई केसेस में जो बैंक है कुछ चार्जेस लेते हैं कस्टमर से। रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, मेरे को लगता है कि मेरे को जो सैलरी मिलती है ना उसमें से मेरे को 2-2 हजार रुपए जोड़ने हैं, तो मैं क्या करूंगा, बैंक के पास गया, बैंक को जाके कहता हूँ कि मैं आपको ना 1 महीने का 2,000 रुपया पे करूंगा 1 साल के लिए, तो 2,000 रुपीज पर मंथ, मतलब हर महीने आपको 2-2 हजार देता रहूंगा, तो टोटल 12 इंस्टॉलमेंट दूंगा, तो 12 महीने बाद मेरे पास कितना पैसा हो जाएगा आपके पास जमा, 24,000 रुपए। दिस इज कॉल्ड रेकरिंग डिपॉजिट। और जो इंटरेस्ट होगा वो मेरे को मेच्योरिटी के टाइम पे मिल जाएगा। सो डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट एवरी मंथ। नाउ द अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट इज रीपेड ऑन मेच्योरिटी। तो वही बात है, 1 साल बाद मेरे को 24,000 प्लस जो इसका इंटरेस्ट है वो मिल जाएगा। रेकरिंग डिपॉजिट एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जो सैलरीड लोग हैं उनके लिए, ताकि उनकी जो छोटी छोटी सेविंग्स है वो कर सकते हैं। फिर आता है फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। रेकरिंग डिपॉजिट में हर महीने पैसे जमा करा रहा था, पर फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या है, फिक्स्ड डिपॉजिट में हम एक टाइम पे एट अ सिंगल टाइम हम जो पैसा है वो जमा करा देंगे, और एफडी इज रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ सर्टेन पीरियड। मान लिया गया एसबीआई में, मान लिया एसबीआई में जाके कहता है कि मेरा 1 करोड़ रुपया रख लो जमा करके 5 साल के लिए एफडी में, और 5 साल बाद मेरे को ये पैसा ब्याज समेत दे देना। अब माल्या को एकदम से वो पैसा नहीं मिलेगा, माल्या को 5 साल बाद वो पैसा मिलेगा, पर क्या बीच में अगर माल्या को रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो वो क्या एफडी ब्रेक कर सकता है? हाँ, एफडी ब्रेक की जा सकती है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। और पीरियड जो वेरी करता है इसका 6 महीने से लेकर 5 साल तक करता है। जितना ज्यादा हायर पीरियड होगा एफडी के डिपॉजिट्स का उतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर 6 महीने का कराते हो तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, साल का कराते हो तो उस हिसाब से होगा। और अलग अलग बैंक्स के अलग अलग रेट से चलते हैं, ऐसा नहीं है कि सेम बैंक जो है आपको सेम तरह के इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, अलग अलग रेट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे, मतलब सेम बैंक्स नहीं, डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स जो है वो सेम तरह के इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये कॉम्बिनेशन है, बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है ये सेविंग और करंट अकाउंट का, जिसमें अब क्या होता है, अब इससे ना बेसिक एग्जांपल समझो। मान लिया कहता एसबीआई में जाके मेरा ना मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर दो, 50,000 का लिमिट है। अगर मेरा 50,000 रुपए से ऊपर डिपॉजिट हो गया, 50,000 रुपए से प्लस का डिपॉजिट हो गया, तो जितना भी ऊपर डिपॉजिट होया वो डायरेक्टली आप किस में जमा कर दो, एफडी अकाउंट में जमा कर दो। सो माल्या ने 50,000 से अकाउंट ओपन कराया, माल्या कहता मैं लगातार इसमें पैसा जमा करता रहूंगा, और 50,000 के बाद उसका 25,000 रुपया और जमा हो गया, तो वो 25,000 रुपया डायरेक्टली किसमें ट्रांसफर हो जाएगा, एफडी के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्यों ऐसे ट्रांसफर किया? बिकॉज अब जो एक्स्ट्रा 25,000 उसके पास पड़ा हुआ है, तो उस 25,000 पे वो ज्यादा इंटरेस्ट कमा सकता है, इसलिए ये अकाउंट जो है वो यूज किया जा सकता है। सो इन दिस अकाउंट डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग, पैसा निकाल सकता है अपना आराम से 50,000 रुपया, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट। अब ये जो 25,000 रुपए एक्स्ट्रा की है तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है डेफिनेटली क्या मिलेगा, ज्यादा, क्योंकि एफडी का इंटरेस्ट रेट जो होता है वो ज्यादा होता है, सभी से ज्यादा होता है। Now when the amount of deposit exceeds a particular limit, then automatically the amount gets transferred to fixed deposit, जो कि मैंने आपको बताया 50,000 का लिमिट है, 50 से ऊपर जितना भी अमाउंट जाता रहेगा वो एफडी में ट्रांसफर होता रहेगा। पर क्वेश्चन ये आता है, अगर मान लो माल्या को 60,000 रुपए की रिक्वायरमेंट पड़ गई, पर माल्या के अकाउंट में तो 50,000 रुपए है, तो ऑटोमेटिकली 25,000 में से 10,000 यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और 60,000 रुपए माल्या को मिल जाएगा, माल्या यूज कर देगा। पर अभी भी एफडी माल्या के पास कितनी पड़ी हुई है, 15,000 रुपए की पड़ी हुई है। तो इस तरह से मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट वर्क करते हैं। नाउ सम इंपॉर्टेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बैंक। सबसे पहली सर्विस है बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट को समझने के लिए ना एक बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं। तो हमारे पास एक पर्सन है, एक स्टूडेंट है जिसका नाम है मान लो सपोज रोहन।
तो रोहन नाम का स्टूडेंट है, ये लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, राइट। अब एडमिशन के लिए फीस भी पे करनी पड़ेगी, फाइन। तो ये अपने बैंक के पास गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाके मान लो 1 लाख रुपया फीस थी, तो इसने 1 लाख रुपया प्लस कुछ एडिशनल चार्जेस जो है वो जमा कराए, ठीक है। बैंक को कहा कि मेरे को लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के नाम पे एक डिमांड ड्राफ्ट दे दो। अब बैंक ने, क्योंकि पैसे जमा कर लिए स्टार्टिंग में, बैंक ने इसको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का डिमांड ड्राफ्ट दे दिया विद बैंक ऑथराइजेशन। अब रोहन क्या करेगा, इस डिमांड ड्राफ्ट को उठा के कहां पे लेके जाएगा, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी लेके जाएगा। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को ये डिमांड ड्राफ्ट प्रोवाइड करेगा और एलपीयू अपना ये डिमांड ड्राफ्ट अपने बैंक अकाउंट में जमा कराएगा। और लेट्स से एलपीयू का जो बैंक अकाउंट है वो भी एसबीआई है या पीएनबी है, तो इस अकाउंट में जब वो डिमांड ड्राफ्ट जमा हुआ तो ये वाला एसबीआई इस वाले एसबीआई से वो पैसा जो है वो ले लेगा। सिंपल, दिस इज व्हाट बैंक ड्राफ्ट इज, जिसको डिमांड ड्राफ्ट का नाम भी दिया जाता है, ओके। और एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें जानने वाली है कि बैंक ड्राफ्ट के केस में जो पैसा है वो मिलना ही मिलना है। क्यों मिलना है? बिकॉज बैंक जो है वो पहले से ही पैसा जो है जमा करके रखता है इसका अपने पास, तो पूरी की पूरी सिक्योरिटी है। और बैंक को क्या फायदा है, बैंक कुछ ना कुछ इसमें कमीशन कमा लेता है। Now, this is a check drawn by one bank against fund deposited into its account. तो रोहन ने फंड डिपॉजिट कराए, authorizing the second bank to make payment to the individual whose name is written on the draft. तो एलपीयू का नाम जो था वो लिखा हुआ था, इस तरह से फंडिंग जो है वो रूट की गई। Now, a bank draft can be obtained from a bank after depositing the required amount. तो बैंक ड्राफ्ट तभी मिलेगा जब रोहन ने पैसा जमा कराया, और बैंक क्या करता है, कुछ कमीशन भी चार्ज करता है। और बैंक ड्राफ्ट जो है वो मल्टीपल सिटीज में काम करता है। अब रोहन मान लो सपोज रहता है अमृतसर में और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है फगवाड़ा में। अब एक सिटी से दूसरी सिटी में चला गया ना बैंक ड्राफ्ट, काम बन गया उसका। अगला आता है इसका भाई बैंकर्स चेक, जिसको पे ऑर्डर कहते हैं। अब इसमें भी क्या है, अब इसका भी एग्जांपल समझते हैं। बस एक चीज ध्यान में रखो, ये लोकली चलता है, इसका काम जो है वो लोकल एरिया में होता है। जैसे उसमें हमने अमृतसर तो फगवाड़ा कर दिया, या किसी और स्टेट में भी कर सकते थे, पर इस केस में ये लोकल चलेगा। पंचायत के सचिव जी मान लो दिल्ली में रहने लग गए, इनका गवर्नमेंट जॉब लग गया, ओके। अब इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कोई बिल पे करना, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या होगी, थर्ड पार्टी होगी। ये फर्स्ट पार्टी होगी, सेकंड पार्टी होगी, थर्ड पार्टी होगी। तो सचिव जी गए एसबीआई में, एसबीआई में जाके कहते हैं कि मेरे को पे ऑर्डर चाहिए 20,000 रुपए का, क्योंकि मेरे को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक बिल पे करना है। तो 20,000 रुपए दिया, प्लस कुछ चार्जेस दिए, डिपेंड करता है कितने चार्जेस हैं, कम होते हैं एज कंपेयर टू डिमांड ड्राफ्ट। अब एसबीआई ने इसको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एमसीडी का पे ऑर्डर दे दिया। अब ये पे ऑर्डर लेके किसके पास जाएंगे, एमसीडी में जाएंगे। एमसीडी अपने बैंक में ये पे ऑर्डर जमा करा देगी और इसको पैसा जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है बैंक ड्राफ्ट बैंकर्स चेक का ये वर्क करते हैं। नाउ दिस इज अ डॉक्यूमेंट व्हिच इंस्ट्रक्ट अ बैंक टू पे सर्टेन सम टू थर्ड पार्टी। तो बैंक कहता है कि भाई थर्ड पार्टी को पेमेंट कर दो। Such orders are normally acknowledged by bank which provides a guarantee that payment will be made. गारंटी है भाई, पेमेंट पहले जमा करा के उसको मिल रहा है, वो पे चेक मिल रहा है, बिना जमा कराए तो मिल नहीं रहा, ओके। अगर जमा ही ना कराता तो इसको ये जो पे ऑर्डर है कैसे मिल जाता, राइट। इट इज अ काइंड ऑफ बैंक ड्राफ्ट विच इज पेबल विद इन द टाउन, तो लोकल एरिया में, तो लोकल बैंक ड्राफ्ट भी इसका नाम जो है वो दिया जाता है। अब आपने चेक सुना यहाँ पे, बैंकर्स चेक, और एक चेक और होता है जिसका नाम होता है पर्सनल चेक। दोनों में डिफरेंशिएशन है, प्लीज कंफ्यूज मत होना। बैंकर चेक इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सनल चेक। बैंकर चेक बैंक दे रहा है, पर्सनल चेक आप देते हो, कस्टमर देते हैं। जो आपके पास चेकबुक होती है वो पर्सनल चेक होता है, वो बैंकर चेक से आप उसको प्लीज कंफ्यूज मत होना, ये दोनों क्या है, अलग अलग है। होपफुली यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है, ऐसी फैसिलिटी जिसको लिमिट क्रेडिट फैसिलिटी भी कह देते हैं, लिमिट की फैसिलिटी भी कह देते हैं। अगर कस्टमर के पास करंट अकाउंट है, जैसे माल्या के पास करंट अकाउंट था, माल्या को कुछ पैसा चाहिए था एक्स्ट्रा, उसके पास पैसे नहीं थे, तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक आपको एक लिमिट तक पैसा दे सकता है। वो स्पेसिफिक लिमिट डिपेंड करती है आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितनी है। किसी को 5 लाख की भी लिमिट मिल सकती है, किसी ने 1 लाख तक की लिमिट ली होती है, कोई कहता है मेरे को 50,000 की लिमिट चाहिए। और एक चीज, जितना लिमिट का पैसा यूज किया जाएगा इंटरेस्ट भी उस पर लगेगा। मान लो सपोज किसी के पास 5 लाख की लिमिट है और वो सिर्फ 2 लाख रुपए यूज कर रहा है,
तो बैंक ये नहीं है कि 5 लाख के ऊपर लोन का पैसा लगा, इंटरेस्ट का पैसा लगाएगी, नहीं लगाएगी। बैंक क्या करेगी, जितना पैसा यूज किया जा रहा है उस पर इंटरेस्ट लगेगा, राइट। तो इस टाइम पे 2 लाख के ऊपर लगेगा। कैश क्रेडिट, अब बिजनेसेस को काम करने के लिए ना कुछ वर्किंग कैपिटल चाहिए, डेली बेसिस को, डेली नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ ना कुछ कैश चाहिए। तो इस टाइम पे एक अरेंजमेंट होता है, द बोरोवर इज एक्चुअली अलाउड टू विड्रॉ अप टू अ सर्टेन लिमिट अगेंस्ट सिक्योरिटी। तो बोरोवर ने अपनी कुछ सिक्योरिटी रखी होगी, पर्टिकुलरली वो सिक्योरिटी क्या होती है, स्टॉक होता है। एक कपड़े का दुकानदार है, उसने अपने स्टॉक को गिरवी रख दिया कि भाई ये मेरा स्टॉक है, मेरे को आप कैश क्रेडिट दे दो, कि 2 लाख का कैश क्रेडिट दे दो, मेरा स्टॉक आपके पास सिक्योरिटी के तौर पे पड़ा हुआ है। और वो जो पैसा है कैश क्रेडिट का, जो बोरोवर है वो कभी भी यूज कर सकता है। इसमें भी सेम चीज है, जितना पैसा वो यूज करेगा उतना ही पैसा उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। अगर वो पैसा यूज ही नहीं कर रहा तो उस पर कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। तो करंट अकाउंट के लिए वालों के लिए बेनिफिट जो है मिलता है। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन्स जो है वो लमसम एक एडवांस पेमेंट होती है जो कस्टमर को मिलते हैं, जो रीपेबल करनी होती है ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफिक पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, माल्या ने एसबीआई से लोन लिया, इसने तो चलो वापस नहीं किया, अगर वापस कर देता, मान लो इसने 5 साल का लोन लिया था, तो 5 साल के अंदर अंदर इसको लोन जो है वापस करना है। पहले कर सकता है, ऐसा नहीं बाद में करेगा तो भाई दिक्कत तो होगी। तो ये शॉर्ट टर्म हो सकता है, शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल तक पे करना है, मीडियम टर्म मतलब 5 साल तक पे करना है, लॉन्ग टर्म 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितना भी हो सकता है, वो बैंक्स के टर्म्स पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, डिजिटल पेमेंट्स। अब कुछ डिजिटल पेमेंट की फैसिलिटीज जो बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। पहली है डेबिट कार्ड। अब डेबिट कार्ड ऐसी फैसिलिटी है, जितना आपके अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है आप उतना पैसा जो है वो डिजिटली यूज कर सकते हो बाय द वे ऑफ डेबिट कार्ड। फॉर एग्जांपल, मेरे बैंक अकाउंट में मान लो 50,000 रुपए पड़े हुए हैं और मेरे पास मान लो एक डेबिट कार्ड अवेलेबल है, तो ये डेबिट कार्ड का यूज मैं कहीं पे भी कर सकता हूं और मैं 50,000 रुपए तक जो खर्चा है वो कर सकता हूं। So it is a facility offered to account holder to make payment up to the amount of credit balance in their account, जो कि मैंने आपको बताया। जनरली क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स होता है, जैसे ये पॉस मशीन होती हैं, आप तो किसी भी बड़े स्टोर्स में जाओ तो पॉस मशीन वहां पे अवेलेबल होती है। आप अपना डेबिट कार्ड देते हो या डेबिट कार्ड स्वाइप किया जाता है या फिर डेबिट कार्ड इंसर्ट करके उसके बाद जितना भी पेमेंट होता है वो हो सकता है। क्यों होता है? बिकॉज इसके जो टर्मिनल्स है वो इलेक्ट्रॉनिकली अटैच होता है बैंक के कंप्यूटर के साथ। जैसे ही पेमेंट हुआ, बैंक क्या करता है, आपके अकाउंट में से पैसा निकाल के जो मर्चेंट है उसके अकाउंट में जमा कर देता है। प्लस आप ये डेबिट कार्ड का यूज घर बैठे बैठे भी कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या मोबाइल के थ्रू भी, जिसको हम ऑनलाइन बैंकिंग कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, डेबिट कार्ड का नंबर डालो, आपने अगर मान लो ऑनलाइन परचेसिंग करनी है तो डेबिट कार्ड का यूज करके कर सकते हो। आपने ऑनलाइन टिकट बुक करनी है, डेबिट कार्ड का यूज करके कर सकते हो, राइट। पर उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो आपका पीसी है वो बैंक के पीसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, वो इंटरनेट के थ्रू ही कनेक्ट होगा। क्रेडिट कार्ड ये चलता फिरता बैंक है, सिंपल बताऊं, ये चलता फिरता बैंक है। ये आपको क्रेडिट की फैसिलिटी देता है। क्रेडिट मतलब उधार देता है। आपके अकाउंट में 50,000 रुपए है, जैसे मेरे अकाउंट में 50 थे, मेरे को रिक्वायरमेंट पड़ गई 2 लाख रुपए की। अगर मेरे पास क्रेडिट है पर उसकी लिमिट भी 2 लाख रुपए तक की होनी चाहिए, तो मैं वो 2 लाख रुपया बैंक से क्रेडिट कार्ड के यूज के थ्रू ले सकता हूं। और प्लस मेरे को इंटरेस्ट पे करना, भाई बहुत बहुत इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड यूज करने के टाइम पे। नाउ इट enables the card holder to have overdraft facility। मेरे पास 50 थे, मेरे को 2 लाख चाहिए था, मैं यूज कर सकता हूं उसको अप टू अ फिक्स्ड लिमिट डिपेंडिंग अपॉन द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द पार्टी। जितनी अच्छी क्रेडिट वर्दीनेस होगी पार्टी की, उतना ज्यादा बड़ा क्रेडिट लिमिट वाला कार्ड मिलेगा। जितनी कम क्रेडिट वर्दीनेस होगी, उतना कम क्रेडिट वर्दीनेस वाला कार्ड जो है वो आपको मिलेगा। अब आम बंदे को अगर मान लो उसने बैंक में बहुत अच्छा मेंटेनेंस किया हुआ है बैलेंस का, और बैंक कहता है कि चलो 50,000 रुपए तक आपको हम क्रेडिट कार्ड दे देते हैं, और एक बहुत ही तगड़े लेवल का बिजनेसमैन है, अच्छा काम कर रहा है, तो उसको बहुत ज्यादा हायर अमाउंट का भी क्रेडिट कार्ड जो है वो मिल सकता है, पर इस पे इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हैवी लगता है। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। बैंक में अगर आप लोग कभी गए हो तो सामने जो कैश काउंटर पे बैठा होता है, मैम या सर कोई भी बैठा होता है, उसको कहा जाता है टेलर। वो आपसे पैसा डिपॉजिट भी लेता है और जब आपको विड्रॉवल करना होता है तो आपको विड्रॉवल भी दे देता है, राइट। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब टेलर तो था, मैनुअल था, पर मशीन क्या होगी, ऑटोमेटिक होगी, तो इसलिए इसको ऑटोमेटिक टेलर मशीन जो है वो नाम दिया गया। आप इस मशीन पे अपना कार्ड इंसर्ट करो, पिन कोड डालो,
जितना विड्रॉवल निकालना आप कर सकते हो। इवन इनके पास अब जो ये जो मशीन है इनमें आप डिपॉजिट की फैसिलिटीज भी आ गई। अपना बैंक अकाउंट नंबर डालो, कैश इंसर्ट करो, आपका डिपॉजिट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो एटीएम रेफर्स टू मैकेनिकल एंड ऑटोमेटिक टेलर्स। अगली फैसिलिटी देखते हैं, नेफ्ट, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें फंड जो है वो डायरेक्टली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। मान लो ए ने बी को पेमेंट करनी थी, ए गया बैंक के पास, बैंक को कहता है कि बी के नाम की नेफ्ट बना दो, ठीक है, उसका अकाउंट नंबर लिखो, आप उसको पेमेंट कर दें। अब इसमें कैश का झंझट खत्म, चेक का झंझट खत्म, बैंक बी के नाम की नेफ्ट क्रिएट कर देगा और बी का पैसा जो है वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। पर हाँ, इसमें टाइम लगता है, कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है। और इसमें कोई भी मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू का रिक्वायरमेंट नहीं, 50,000 करना है 50 कर दे, लाख करना है लाख कर दे, 1.5 लाख करना है 1.5 लाख, 2 लाख करना है 2 लाख, जितना मर्जी कर दे। ये नेफ्ट। दूसरा है आरटीजीएस। अब आरटीजीएस में बेसिकली क्या होता है, रियल टाइम में जो पेमेंट है हो जाती है। ए ने बी को ट्रांसफर करना है तो उसी टाइम पे इंस्टेंटली जो है वो ट्रांजैक्शन हो जाएगी, जिसमें इसमें क्या था, वेटिंग पीरियड था। नेफ्ट के केस में ना जो ट्रांजैक्शन है वो बैचेस के फॉर्म में होती है, बैच क्रिएट किए जाते हैं अलग अलग, तो एक बैच में पेमेंट चलेगी, फिर दूसरे की, तीसरे की, चौथी की। आरटीजीएस के केस में ऐसा नहीं है, तभी इसका रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसका फुल फॉर्म है। वंस प्रोसेस पेमेंट आर फाइनल एंड इररिवोकेबल। एक बार ही पेमेंट प्रोसेस होगी, फाइनल होगी, तो भाई वो वापस नहीं आएगी। फिर तो कहते पंजाबी जो कहते हैं धक्का ही करना पैंदा दूसरे बैंक नाल कि भाई पेमेंट कर दे ट्रांसफर, यार गलती ना चली गई है, गलती से पेमेंट चली गई, कर दो ट्रांसफर, धक्के नाल, अदरवाइज नहीं। मिनिमम ट्रांजैक्शन 2 लाख का है। फीस आरटीजीएस की जो है वेरी करती है बैंक टू बैंक। आरबीआई ने इसका अपर लिमिट जो है वो सेट किया हुआ है, कमेंट बॉक्स में बताना कितना अपर लिमिट है इसका। ओके, नेफ्ट के केस में भी इररिवोकेबल है और आरटीजीएस के केस में भी। आरटीजीएस का सारा काम जो है ना आरबीआई देखती है, फिजिकल ट्रांसफर नहीं होता पैसे का, सिंपली समझो। आरबीआई इज द एपेक्स बैंक, आरबीआई के पास सभी बैंक का पैसा है। तो मान लो सपोज पीएनबी से एक आरटीजीएस गया एसबीआई के लिए, ओके, तो क्या पीएनबी से पैसा जाएगा एसबीआई के पास, फिजिकल ट्रांसफर नहीं। पीएनबी का भी बैंक अकाउंट आरबीआई के पास है, एसबीआई का भी बैंक अकाउंट आरबीआई के पास है, तो आरबीआई क्या करेगा, डिजिटली ट्रांसफर कर देगा पैसा, पीएनबी के अकाउंट से एसबीआई में सेटल कर देगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। मिनिमम ट्रांजैक्शन है 2 लाख रुपए तक का। ई कैश और डिजिटल कैश, इंटरनेट के थ्रू हम जब कैश यूज करते हैं, जैसे पेटीएम करो, गूगल पे यूज कर लिया, फोन पे यूज कर लिया, पेज ऐप यूज कर लिया, भीम ऐप यूज कर लिया, तो ये सभी जब चीजें हम यूज करते हैं, ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम यूज करता है जो बैंक के साथ एसोसिएटेड लिंक होते हैं विद हेल्प ऑफ डेबिट कार्ड, तो इनको हम कहते हैं ई कैश और डिजिटल कैश। द यूजर मस्ट हैव सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड ई कैश बैंक अकाउंट। तो डेबिट कार्ड के थ्रू हम कनेक्टिविटी जो है कर सकते हैं, नंबर डाल के अपने, हम उसमें पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, डिपॉजिट, और बहुत ईजी है यार, इसको यूज करना बहुत कन्वीनियंट है। अब बेनिफिट्स देखते हैं ई बैंकिंग के। सबसे पहले डिजिटल पेमेंट और ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंट है, मेरे पास सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है, मेरे को याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं। कैश के केस में याद करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, यार इसको इतना पैसा दिया, इसको इतना पैसा दिया, बट इसमें क्या है, मेरे पास हर तरह का रिकॉर्ड अवेलेबल है, मैंने जितनी भी पेमेंट की है सारी की सारी ट्रांसपेरेंसी मेरे पास है। 24/7 सर्विसेज, जब मर्जी यूज करते रहो। रात को 12 बजे मान लो किसी को पेमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ गई, बैंक तो बंद है, पर फिर भी मैं पैसा ट्रांसफर कर सकता हूँ। इजी ट्रांसफरेबिलिटी, कन्वीनियंस, बहुत कन्वीनियंट है। जब ना ये पेटीएम वगैरह या फिर ये भीम ऐप, यूपीआई वगैरह नहीं चलते थे, तो उस टाइम ना मेरे घर वाले मेरे को क्या कहते हैं, जा बिजली का बिल पे कर दिया। और भाई लाइंस बहुत लंबी लंबी होती थी इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए, और खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो ऐसे। और मोर ओवर लोग इतना भी सिविक सेंस नहीं है कि लाइन तोड़ के आ रहे हैं, उनको ये है कि भाई मेरा काम हो जाए, दूसरा बंदा भाड़ में जाए, तो वो कन्वीनियंट नहीं लगता था। बट अब जब से हम डिजिटल बैंकिंग यूज करने शुरू किया, ई बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, बहुत कन्वीनियंट हो, घर पे बैठे बैठे बिल पे कर दो। फाइनेंशियल डिसिप्लिन, हम देखते रहते हैं यार इतना खर्चा हो गया, तो एक किस्म से डिसिप्लिन मेंटेन होता है कि यार बहुत खर्चा कर दिया इस महीने, इसको थोड़ा सा कंट्रोल में लेके आए। अनलिमिटेड एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ट्रैवल करते टाइम पे यूज कर लो, ठीक है, कहीं पे आप दूसरी सिटी में ही गए हो, यूज कर लो डिजिटल ट्रांजैक्शन को। आपने मान लो रेस्टोरेंट में खाना खाना है, पेटीएम करो, कर दो, पेमेंट होगी।
इवन छोटे छोटे वेंडर्स के पास भी आज के टाइम पे जो क्यूआर कोड्स है वो अवेलेबल है। तो बहुत ज्यादा इजी हो गया, अनलिमिटेड एक्सेस है, रिस्क बहुत कम है। कैश कैरी करो तो यार रिस्क बहुत होता है। मेरे केस में क्या होता था, मैं जितना जब भी कैश कैरी करता था मेरा एक ना एक नोट गिरता ही गिरता था। मेरे घर वाले कहते भाई तू कैश ना रखा कर अपने पास इतना। 100% मेरा कोई ना कोई नोट गिरना ही गिरना है, वो गिरना भी 500 का ही है। वो बंदे को लगता है यार क्या ही रखना कैश, अब इजी हो गया कैश रखो ही ना, चलो यही यूज करते हैं, थोड़ा बहुत रख लो, 100-200 रुपए रख लो अपने पास। बैंक्स को इसके क्या एडवांटेज है, ये तो कस्टमर के एडवांटेज थे। बैंक का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, बैंक को सीधा सीधा फायदा मिल रहा है, बैंक का कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है, बैंक को कस्टमर बेस बढ़ रहा है, बहुत आसान हो गया बैंक का। अनलिमिटेड नेटवर्क, अब बैंक सिर्फ और सिर्फ बैंक ब्रांच तक लिमिट नहीं रह गया, नेटवर्क अनलिमिटेड हो गया। मैं इस क्लासरूम में बैठा बैठा मैं कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, बैंक ने मेरे को अनलिमिटेड नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया। मेरे को लोन के इंस्टॉलमेंट मान लो पे करनी है कोई, तो मैं ऐप यूज करूंगा, जितना पैसा पे करना है भाई पे कर दिया, दैट्स इट, खत्म। अनलिमिटेड एक्सेस है मेरे पास, अनलिमिटेड नेटवर्क अवेलेबल है। बैंक लोड जो है, ब्रांचेस पे लोड है वो कम हुआ है। मैंने बैंक में जॉब की है तो उस टाइम पे डिजिटल जो था वो होना शुरू हो गया था, तो उस टाइम पे कस्टमर्स काफी आते थे। पर अगर उससे पहले की बात करें, अगर कभी एसबीआई की ब्रांच में आप लोग गए हुए तो एसबीआई के मीम्स ऐसे नहीं बने, वो इतना ज्यादा ओवरबर्डन्ड होते थे, इतना ज्यादा काम से, तो वो कहते थे इस काउंटर पे जाओ, उस काउंटर पे जाओ, फिर उनके मीम्स बनते रहते थे, यार ये लंच ब्रेक पे जाते रहते हैं, बिकॉज बर्डन ही बहुत ज्यादा था उनके ऊपर काम का। लार्जेस्ट बैंक है यार इंडिया का, तो बर्डन तो होगा ही। तो जब डिजिटल ये सारी चीजें आई तो उनपे लोड जो है वो कम हुआ, कॉस्ट रिडक्शन, बहुत कॉस्ट कम होती है यार। इतना सारा स्टाफ मेंटेन करना, मैनुअली इतना काम करना, मैनुअली इतना ट्रांजैक्शन करना, अब क्या है, अब डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जो वो हो रही है, डायरेक्टली चीजें जो वो सॉर्ट आउट की जा रही हैं विद हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। तो इस तरह से बहुत सारे बैंकिंग के जो बेनिफिट्स है, ई बैंकिंग के बेनिफिट्स है लोगों को भी और साथ साथ बैंक्स को भी देखने को मिल रहे हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड ऑल।